Yes, very good morning, boys and girls. I welcome you to yet another session of 11th Standard Economics, जहाँ पर हम पहला चैप्टर हमारा कंक्लूड करने वाले हैं. आज के इस कंक्लूजन के बाद विल स्टार्टिंग विद द राइटिंग वर्क. देखो, हम जो पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये क्रिकेट के गेम के जैसा है. कैसा है? क्रिकेट के गेम के जैसे. शुरुआती लेक्चर में मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया था कि एग्जैक्टली सिलेबस में क्या क्या है. तो जो सिलेबस हमने डिफाइन किया दैट वाज आवर बाउंड्री, जिसके अंतर्गत हमें खेलना है. मैं आपका कोच हूं और यहाँ पर हर कोई जो बैठा है वो एक खिलाड़ी है ना. 420 खिलाड़ी 420, ध्यान दे, खिलाड़ी 420, ध्यान दो इधर. तो बात ऐसी है कि आप में से हर कोई अब खिलाड़ी है. मैं आपका कोच हूं. अपना बाउंड्री लग चुका है जो कि है चैप्टर का, और अपने को भी ये गेम को खेलना है. लेकिन गेम खेलने के लिए, क्रिकेट का इस गेम खेलने के लिए हमें रूल पता होना चाहिए. वाइड बॉल क्या होता है, नो बॉल क्या होता है, फ्री हिट क्या होता है, शॉर्ट रन क्या होता है. कितने लोगों को मालूम शॉर्ट रन क्या है? व्हाट इज शॉर्ट रन? क्रिकेट में एक नियम होता है शॉर्ट रन. व्हाट इज शॉर्ट रन? आधा रन नहीं. मान लो 2 रन लिए जा रहे हैं, 3 रन लिए जा रहे हैं. जब 1 रन से ज्यादा रन के लिए भागते हैं, नॉर्मली कैसा होता है कि नियम, बैट आपको क्रीज के अंदर ड्रैग करनी है. मान लो मैं बैट्समैन हूं, मैंने थोड़ा सा प्लेड किया है और मैं भाग रहा हूं 2 रन के लिए. फ्रंट एंड पे जब जाता हूं तो मुझे मेरी बैट क्रीज के अंदर जो है टच करवानी है और फिर ये साइड आना है. भागते भागते गड़बड़ में मैं क्रीज के बाहर ही बैट को रख कर आ गया हूं, तो दैट इज शॉर्ट रन. भले ही मैं 2 रन भागा हूं लेकिन मेरा 1 रन काउंट किया जाता है. तो ये रूल है, राइट. बाजू में जो लाइन होती है, लाइन के बाहर अगर बॉल जाता है तो उसे हम कहते हैं वाइड बॉल. क्या कहते हैं उसे? वाइड बॉल. जब बैट्समैन शॉट खेलता है और डायरेक्ट बाउंड्री लाइन के बाहर जाता है तो उसे हम कहते हैं 6, है ना. गर्ल्स, इतने नियम पता होंगे उम्मीद करता हूं. और जब बॉल बाउंस करके बाउंड्री के अंदर बाउंस करके बाउंड्री लाइन के पार जाता है तो उसे हम कहते हैं 4. बैट्समैन जब दौड़ लगाता है एक छोर से दूसरी छोर, दैट इज कॉल्ड सिंगल रन. लेग बिफोर द विकेट, LBW. जब कोई बॉलर बॉलिंग करता है और बैट्समैन बॉल मिस कर देता है और वो उसके पैरों पे आ जाता है, यानी पैर विकेट्स के सामने आ गए, जिसे हम कहते हैं लेग बिफोर विकेट. सर क्या क्रिकेट सिखा रहे हो? पहले ही बेड़ा करके हमारे भाइयों ने, हमारे पापा ने हमें बहुत बोर किया है. उसमें IPL के 2 महीने तो घर में टीवी में कुछ नहीं चलता, सिर्फ IPL के मैचेस चलते हैं. तो ये सारी चीजें इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि यूं है हमारे रूल्स एंड बायलॉज. मैंने क्या कहा? हमारा सब्जेक्ट एक गेम है. हमारा सब्जेक्ट एक गेम है. इस गेम में आप खिलाड़ी हो. आप कौन हो? खिलाड़ी. मैं कौन हूं? आपका कोच. हमारा सिलेबस क्या है? हमारी बाउंड्री. हमारा सिलेबस क्या है? हमारा बाउंड्री. लेकिन गेम के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिसके तहत हमें सब चीजें सीखनी है. दैट इज नथिंग बट योर एक्सरसाइज एंड योर पेपर पैटर्न. जब मैं चैप्टर कंक्लूड करूंगा, चैप्टर कंक्लूड करने के बाद आपको पेपर पैटर्न समझाऊंगा कि इकोनॉमिक्स का बोर्ड का पेपर पैटर्न क्या है. तो इकोनॉमिक्स के बोर्ड के पेपर पैटर्न के आधार पर आपकी एक्सरसाइज होगी जिसे आपको लिखना है, जिसे आपको लिखना है. क्रिकेटर, एक उम्दा क्रिकेटर कब बनता है? जब वो प्रैक्टिस करता है. सही है. नेट में बॉलिंग की प्रैक्टिस की जाती है, बैटिंग की प्रैक्टिस की जाती है. मैच एक दिन होता है लेकिन बाकी 100 दिन प्रैक्टिस होती है. 100 दिन की प्रैक्टिस की वजह से वो एक दिन अच्छा परफॉर्म करता है और विराट कोहली जैसा प्लेयर, सचिन तेंदुलकर जैसा प्लेयर बनता है. क्या ये लोग बिना प्रैक्टिस के बन सकते हैं क्या? नहीं. हमारा गेम है इकोनॉमिक्स, हमारी बाउंड्री है हमारा सिलेबस, हम हैं वहां के प्लेयर, मैं हूं आपका कोच. बाउंड्री मालूम है, गेम मालूम है, कोच मालूम है, मैं प्लेयर हूं, खेलना मालूम है. लेकिन खेलने के नियम नहीं पता तो खेलने में मजा आएगा क्या? नहीं. अब विराट कोहली को बोला जाके खेल, बैटिंग करो, शॉट्स मार. उसको खेलने के नियम ही पता नहीं कि रन कैसा लेना है, लेग बिफोर विकेट यानी क्या, राइट, रन आउट क्या, हिट विकेट यानी क्या, शॉर्ट रन यानी क्या. तो ये सारी चीजें पता होने के लिए हमें रूल्स एंड बायलॉज, नियम पता होना जरूरी है. गेम के नियम, हर एक गेम के नियम होते हैं, राइट. तो हमें हमारे गेम के नियम कौन समझाएगा? हमारा पेपर पैटर्न. हमारे लिए हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा गेम. उसका सिलेबस क्या है? हमारा बाउंड्री. हम कौन है? प्लेयर. सर कौन है? कोच. हमारे रूल्स क्या है? हमारा पेपर पैटर्न. और रोजाना जो हम चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज लिखेंगे वो है हमारी प्रैक्टिस. वो है हमारी प्रैक्टिस. और वो प्रैक्टिस हमें एक अच्छा प्लेयर बनाएगी. अल्टीमेटली पाटिल,
तू है मोरलवार है, तुम दोनों में से मोरलवार रोज बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है और तू कभी कभार बोल तो रहा है कि मैं करूंगा प्रैक्टिस, लेकिन कभी सीरियसली नहीं कर रहा, तो तुम दोनों में अच्छा बैट्समैन कौन बनेगा? मोरलवार बनेगा, बरोबर। क्योंकि जो जितनी प्रैक्टिस करेगा, जितने सीरियसली, जितने पूरे मेहनत से, लगन से प्रैक्टिस करेगा, वो अच्छा प्लेयर बनेगा। महेंद्र सिंह धोनी ऐसे ही बना क्या? सचिन तेंदुलकर ऐसे ही बना क्या? रोहित शर्मा, विराट कोहली ऐसे ही बने क्या? रविंद्र जडेजा ऐसे ही बना क्या? लाखों लोग, करोड़ों लोग उस क्रिकेट के दीवाने हैं, लेकिन करोड़ों में से एक आधा प्लेयर मिलता है उस 11 के जगह में आने के लिए। आप में कुछ स्पेशल लगता है उस टीम 11 में आने के लिए। कितने लोग बेंच पे बैठे रहते जिंदगी भर, बेंच के बाद कभी टीम 11 में आ नहीं पाते, और कुछ कुछ प्लेयर अपने प्रैक्टिस से, अपने परफॉर्मेंस से अपनी जगह कंपलसरी बना लेते हैं। भले पिछले 3 साल में विराट कोहली ने एक भी सेंचुरी नहीं मारी, लेकिन उसकी जगह कोई नहीं हिला सकता। हिला सकता है क्या? नहीं। बात ऐसी है, वो अचीव करने के लिए उसने क्या किया है? कठोर परिश्रम, मेहनत और प्रैक्टिस। ये सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, कोच कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कोच की वाहवाही कब होगी? जब प्लेयर एक्चुअल मैच डे के ऊपर परफॉर्म करेंगे। हम सब लोग प्लेयर हैं, लेकिन प्लेयर्स की ताकत टीम में आती है। तो हम सब लोग एक टीम है। अब टीम बन गई है, गर्ल्स की तो प्रॉपर बन गई है 11 की टीम। गर्ल्स की तो प्रॉपर, 2 लोग एब्सेंट है, गर्ल्स की तो प्रॉपर बन गई है 11 की टीम। तो हम सब लोग क्या है? एक टीम है। एक टीम बतौर जब हम काम कर रहे हैं, और मान लो हमारा ये वर्ल्ड कप, हमारी 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम है, तो इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इकट्ठा काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और उस वर्ल्ड कप की फाइनल डे मैच को इस सब्जेक्ट में, इस गेम में, इस मैच में वही अच्छा परफॉर्म करेगा जो कंसिस्टेंटली आने वाले 2 साल प्रैक्टिस को अच्छे से करेगा, प्रैक्टिस को सीरियसली लेगा। मैथ्स है, अकाउंट्स है, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट एक गेम है। हर सब्जेक्ट का आपका अलग कोच है ना? हर सब्जेक्ट एक गेम है, हर एक सब्जेक्ट का एक कोच है, हर एक सब्जेक्ट की अपनी बाउंड्रीज है, यानी वो सिलेबस है, हर एक इसका पेपर पैटर्न है, जिसे हम कहेंगे हमारे रूल्स। और अल्टीमेटली बतौर प्लेयर आपका कुछ जो आपसे करवा के लेगा वो होगी आपकी प्रैक्टिस। और जो शिद्दत से प्रैक्टिस करेगा, जो शिद्दत से प्रैक्टिस करेगा, वो उस वर्ल्ड कप की मैच में जीतेगा। अपने को उस वर्ल्ड कप के मैच को 12th की एग्जाम्स में जीतना है या हारना है, ये तुम्हें तय करना है। इसके लिए जरूरी क्या है? आपके एंड पे जो जिम्मेदारी है प्रैक्टिस करना, उसे आपको डेडिकेशन से करना पड़ेगा। ठीक है? तो प्रैक्टिस आज के दिन से शुरू होगी। प्रैक्टिस सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको रूल समझा दूंगा, यानी पेपर पैटर्न क्या है। लेट अस कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन ह्यूमन रिसोर्स। हाउ ह्यूमन रिसोर्स इज इंपॉर्टेंट, वी वर डिस्कसिंग ह्यूमन रिसोर्स कैसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे सेक्शन 370 के बारे में मैंने आपको एनलाइटन किया, बताया कि कश्मीर पहले कैसे था, अब कैसे है, पहले फर्क क्या था, अब कैसे फर्क है। अब आगे हमारे डिस्कशन बढ़ाते हैं, जहां पर पहले 2 पॉइंट मैंने कवर किए थे। रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की शुरुआत और एंड दोनों ह्यूमन रिसोर्स से होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करने के लिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करना पड़ेगा। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करने के लिए कौन लगेगा? ह्यूमन रिसोर्स, यानी मैन पावर, यानी इंसान, है ना? और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होती है? जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट कंपैरिजन करने के लिए ह्यूमंस लगेंगे। सो अल्टीमेटली वेदर इट इज इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द स्टार्ट एंड एंड मीन्स टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्स। सेकंड पॉइंट मैंने समझाया था, ह्यूमन डेवलपमेंट कैन कंट्रीब्यूट इन रिडक्शन ऑफ सिविल डिस्टर्बेंसेस। सिविल डिस्टर्बेंस क्या होता है? व्हाट इज सिविल डिस्टर्बेंसेस? हमारे यहाँ पर जो समाज में, जैसे मैंने कहा कश्मीर में जो युवा पत्थर फेंकते हैं, क्यों फेंक रहे हैं? सिविल डिस्टर्बेंसेस। अब उस सिविल डिस्टर्बेंस को सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अगर ह्यूमन रिसोर्स जैसे 370 सेक्शन हटने के बाद अब जब रोजगार मिलेगा, अपने आप वो रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट पाने के बाद वो जो युवा है वो अच्छी तरह से काम करेगा, हाँ या ना? नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद वाइडनिंग नॉट मेयरली इनकम चॉइसेस बट कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। फर्क समझाया था डेवलपमेंट और ग्रोथ में। मेरी तनख्वाह 5,000 से 10,000 हो रही है, 10 से 20,000 हो रही है, 20 से 25,000 हो रही है, दैट इज माई ग्रोथ। लेकिन मैं मेरे घर में लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं देता, लड़कियों का स्टेटस बहुत कम है, माई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी लो, मेरे घर में मेरे पढ़ाई लिखाई को लेकर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है।
हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज के बारे में इतना अवेयरनेस नहीं है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है. एम आई हैविंग डेवलपमेंट? Am I having development? No, there is only economic growth, but there is no economic development. तो economic development होने के लिए क्या जरूरी है? What is important for economic development? Overall development is required. Only quantitative growth, income wise growth होके नहीं चलेगा. Economic development को achieve करने के लिए हमें income growth के साथ qualitative growth की जरूरत होगी. Coming to the next point, तो इसका मतलब ना सिर्फ इकोनॉमिक तरीके से हम सुधरने चाहिए, हम सोशल तरीके से भी सुधरने चाहिए. सोसाइटी में जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि लड़कियों का जो स्टेटस है वो ठीक होना चाहिए. सिर्फ बातें कहते हैं, नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द डे इज एक्चुअल में उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता. तो वो होना चाहिए. कल्चरल एंड पॉलिटिकल चेंजेस, पॉलिटिक्स की तो बात ही मत करो, हमारे यहाँ गटर समझा जाता है इसे. और कल्चरल, सोसाइटी, कल्चर्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, इन सभी एस्पेक्ट्स में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट है. हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शंस में बस जो मन में आया वो बोलते रहते हैं लोग. ये उसके बारे में बोलता है, वो उसके बारे में बोलता है. मतलब रैलियां जो होती है, रैलियों में जो मुद्दे होते हैं वही घिसे पिटे. 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस से फिर भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शंस होता है, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, हम गरीबी मिटाएंगे. 5 साल के बाद वापस से हम गरीबी मिटाएंगे, अगले 5 साल हम गरीबी मिटाएंगे. 75 ईयर्स हो गए, अब तक गरीबी मिटा रहे. 75 ईयर्स हो गए, अब तक गरीबी मिटा रहे हैं, कोई नहीं मिटा पाया. बोलने का मतलब ऐसे है कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ कुछ नहीं होगा, सोशल ग्रोथ भी होना जरूरी है, कल्चरल ग्रोथ भी होना जरूरी है, साथ साथ पॉलिटिकल ग्रोथ भी होना जरूरी है. अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस देखो, यूएस में ओपन डिबेट होते हैं जहां पे कैंडिडेट काम के बारे में डिबेट करते हैं. दोनों कैंडिडेट, जिस यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, कैंडिडेट पब्लिक के लिए आते, खड़े होते, अपने मुद्दे रखते, उस पर डिबेट करते हैं. अपने आप में डिबेट कम और झगड़ा ज्यादा होता है. कभी न्यूज चैनल पे देखो, 4-5 पार्टी के प्रवक्ता आते, कैसे चिल्लाते रहते हैं, चिल्लाते चिल्लाते, मतलब वो बात कम चल, ए तो चुप बैठ, ए तो चुप बैठ, मुझे बात कर रहे दो, मुझे बात कर. फिर वो बात कम और चिल्ला पुकारा ज्यादा है. मतलब देयर इज नो सेंस. पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है हमारा. और कौन सा नेता क्या बयान देगा उसकी तो कोई गारंटी नहीं. उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल संजय राउत है. उसका बेस्ट एग्जाम्पल संजय राउत है कि बोलने से इंसान पूरी सरकार खत्म कर सकता है. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर चाहिए तो हमें इकोनॉमिक वाइज, सोशल वाइज, कल्चरल वाइज, पॉलिटिकल वाइज, इन सभी एस्पेक्ट में ग्रो होना पड़ेगा. बरोबर है पाटिल? नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अकर्स थ्रू प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज. डेवलपमेंट के लिए लिटरेसी में इंप्रूवमेंट होना जरूरी है, स्पेशली द लिटरेसी ऑफ वुमेन. इंक्रीज इन द लिटरेसी रेट स्पेशली अमॉन्ग द वुमेन tends to reduce the birth rate and infant mortality rate. This contributes to population control. Ultimately education से बहुत सी चीजें आ सकती है. इसलिए कहते हैं ना, पेन की ताकत सबसे ज्यादा है. जो पढ़ लिख लिया, जो लिटरेट हो गया, वो हर चीज से काबिल बनेगा. जो पढ़ाई लिखाई करेगा, जो लिटरेट होगा, वो स्किल्स लाएगा, स्किल से उसे एम्प्लॉयमेंट आएगी, एम्प्लॉयमेंट से उसे इनकम आएगा, और इनकम से बाकी चीजें अपने आप आ जाती हैं. अल्टीमेट क्या चाहिए? पैसा. ना बीवी, ना मैया, ना बाप बड़ा, ना भैया, होल थिंग इज दैट, सबसे बड़ा रुपया. और आज के डेट में अगर रुपया कमाना है तो पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है. गए जमाने, जब हमारे पिताजी के जमाने में 10वीं पास भी व्यक्ति बिजनेस कर सकता था, आज वैसा बिजनेस नहीं हो सकता. पेटीएम करो जमाना चल रहा है ना. तो बिजनेस के नए ट्रेंड्स को समझने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है. Human resource development contributes to improvement in life expectancy and literacy rate. मान लो लोगों की इनकम कम है, ध्यान दीजिए. लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है डुब्बेवार. लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि कौन व्यक्ति कितने उम्र तक रहने की संभावना है. किसी ज्योतिष ने कहा था मुझे कि मैं 85 ईयर्स तक रहने वाला हूं जिंदा. तो आपके बच्चे कोई होंगे कल को, थिंक करियर, थिंक कॉमर्स, एसपीसी, ऑलवेज वेलकम. तो एडमिशन ओपन है, अभी बोल रहा हूँ.
life expectancy, I am expected to live for 85 years, so that is my life expectancy. That is my life expectancy. Now the life expectancy of an Indian average is 67 years. It is 67 years. यानी भारत में रहने वाला नागरिक जो पैदा होता है एवरेज में, ऑन एन एवरेज 67 की उम्र तक जीता है. कितनी उम्र तक? 67. कोई ज्यादा जीता है, कोई कम जीता है, लेकिन उसका एवरेज अगर देखे तो 67 तक आराम से लोग जीते हैं. लेकिन शुरुआती जो दौर था बिफोर इंडिपेंडेंस, वी वर लैगिंग ऑन हेल्थ फैसिलिटीज, वी वर लैगिंग ऑन फूड, वी वर इनटू पॉवर्टी. इन सब मुद्दों की वजह से, इन सब मुद्दों की वजह से प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा था? व्हाट वाज द प्रॉब्लम विच वाज क्रिएटेड? द मेजर प्रॉब्लम वाज हेल्थ अच्छा नहीं है, खाना पीना अच्छा नहीं है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी. यानी लोग पैदा तो हो जाएंगे, अगर इनकम नहीं रहा, खाने को खाना नहीं रहा, तो 65-67 ईयर्स तक जी पाएंगे क्या? नहीं, 40-50 साल में मर जाएंगे. जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की कहते हैं, बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, गुड इनकम, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ. जब आपका इनकम अच्छा है, जब आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर है, जब ओवरऑल डेवलपमेंट है, तो अपने आप क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी? यस. इसीलिए क्या कहा जा रहा है? ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी. अगर ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हुई, तो अपने आप हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड ऑल्सो द लिटरेसी रेट. Human resource development helps to bring about research and development. It motivates research in various educational institutions. पूरी दुनिया में आज के डेट में सबसे ज़्यादा रिसर्च स्टडीज इंडिया में किए जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली रिसर्च करने के लिए लोग लगते हैं. रिसर्च करने के लिए लोग लगते हैं. सबसे ज़्यादा दिमाग और सबसे ज़्यादा लोग अब भारत के पास है जो रिसर्च कर रहे हैं. और रिसर्च स्टडी कितने हद तक सक्सेसफुल रही है, ये अगर तुम्हें समझना है तो इसका बेस्ट एग्जांपल रिसेंट हुआ है, प्रैक्टिकल एग्जांपल, द वैक्सीन. पूरी दुनिया ढूंढते रह गई, लेकिन हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने रिसर्च करके सबसे बेहतर वैक्सीन बनाई. दो नाम कौन से? कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड. बरोबर, दो वैक्सीन बनाया. कोविशील्ड किसने बनाया? और कोवैक्सीन कौन से कंपनी में बनाया? कोवैक्सीन कौन से कंपनी का है? जनरल नॉलेज. किसने बनाया? कोवैक्सीन किसने बनाया? कोविशील्ड किसने बनाई? पुणे वाला. और कोवैक्सीन भारत बायो. भारत बायो ने कोवैक्सीन बनाया है और पुणे वाला ने कोविशील्ड बनाई है. और इनके जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थे, वहां पर इंडियन साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने रिसर्च करके इसके ऊपर वैक्सीन बनाया. दुनिया की स्पीड में, जब दुनिया में सभी लोगों ने बनाया, उसी टाइम पे हमने भी वैक्सीन बनाई. हमने ना सिर्फ वैक्सीन बनाई, हमने 100 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेशन ड्राइव भी कंप्लीट किया. दैट शोज द अमाउंट ऑफ रिसर्च एंड इंप्रूवमेंट. व्हाई इज इट हैपनिंग? व्हाई इज इट हैपनिंग? बिकॉज ऑफ इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स. यही मैं एग्जांपल दे रहा था. 100 साल पहले जब इन्फ्लुएंजा आया, तब 10% पॉपुलेशन वाइंड अप करके लेके चला गया. 2 करोड़ लोग मरे थे. कितने लोग मरे थे? 2 करोड़. क्यों मरे? क्योंकि उस वक्त रिसर्च था क्या? रिसर्च फैसिलिटी थी क्या? नहीं थी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ह्यूमन रिसोर्स प्रोमोट्स रिसर्च. ह्यूमन रिसोर्स प्रोमोट्स रिसर्च. अब अल्टीमेटली कोई वैक्सीन में बनाना है, वैक्सीनेशन को ट्रायल करना है, कोई भी चीज करना है, कोई भी रिसर्च करना है. जब कभी भी हम कोई रिसर्च करते हैं और रिसर्च के बाद उस रिसर्च का कोई कंक्लूजन करते हैं, तो उस कंक्लूजन के आधार पे एग्जैक्टली वो रिसर्च स्टडी सही है या गलत है, उसका एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. एक्सपेरिमेंट करने के लिए अल्टीमेटली कौन लगेंगे? लोग. सो रिसर्च स्टडी को इनडायरेक्टली क्या प्रमोट? ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च स्टडी को भी प्रमोट करता है. ह्यूमन डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट इन न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन विच रिजल्ट्स इन हायर प्रोडक्टिविटी. ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ. गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मीन्स गुड लिटरेसी, गुड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, गुड न्यूट्रिशन, गुड हेल्थ, एवरीथिंग शुड बी गुड, राइट? सिर्फ पैसे के मामले से ग्रो हो रहे हैं, लेकिन हमारे पांडे की तबीयत ही नहीं बढ़ रही, तो दैट इज नॉट डेवलपमेंट. दैट इज नॉट डेवलपमेंट. बस पहले की, अभी जो पांडे हमारी है गौरी, ये पहली कक्षा में इतनी थी, दूसरी कक्षा में इतनी है, 10वीं में इतनी है, अब 11वीं में इतनी होगी, ग्रेजुएशन होने पे भी इतनी होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इतनी होगी.
सो हम क्या कहेंगे इसमें, सिर्फ हड्डियां बढ़ रही है और हाइट बढ़ रही है, तो दैट इज ग्रोथ, दैट इज नॉट डेवलपमेंट. डेवलपमेंट शुड बी एवरी वे, एकेडमिक वे, नॉलेज वे, हेल्थ वे, एवरी वे. राइट, गेटिंग माई पॉइंट. सो हम इसे कहेंगे ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट. पूरा विकास होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास. कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल बाय नेचर. इट इज यूनिवर्सल बाय नेचर. यूनिवर्सल मतलब विच इज ट्रुथ, हर जगह पे. It applies to less as well as highly developed countries. In short, human development embraces the entire society. पूरे समाज को एक दिशा दिखाने का काम कौन करता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट. अभी क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? कोई डाउट? क्या देख रहा है, क्या कुछ पूछना है, कुछ पूछना है? सो हियर आई कंप्लीट चैप्टर नंबर 1. हियर आई कंप्लीट चैप्टर नंबर 1. मैंने सभी लोगों को बोला था कि एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कराओ, रजिस्टर्स लेके रखो. अगर आपने नहीं कंप्लीट किया है, रजिस्टर्स लाए नहीं है, तो भी अभी रफ कहीं पे भी लिखो. अब राइटिंग वर्क शुरू होगा. मैं थ्योरी पढ़ाता हूं, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लो, देखो सुनो मेरी बात. अपन गेम कौन सा खेल रहे हैं, इकोनॉमिक्स. बाउंड्री क्या है अपना, सिलेबस. तुम कौन हो, प्लेयर. तुम एकदम पक्के प्लेयर हो ना, सबके सब पक्के प्लेयर है कि नहीं है? मैं कोच हूं, अच्छा कोच हूं कि नहीं हूं? गौरी अच्छा कोच हूं? हाँ अच्छा कोच हूं. हाँ, एक अच्छा कोच है, अच्छे प्लेयर है. अपने को बाउंड्री मालूम है, अपने को बाउंड्री मालूम है. अब अपने को रूल पता करने के हैं. रूल भी पता हो जाएंगे पेपर पैटर्न पता होने के बाद. लेकिन भाई साहब, अल्टीमेटली वर्ल्ड कप जीतने के लिए तुमने कितनी प्रैक्टिस की है, यह अहमियत होगा कि मैच में तुम्हें परफॉर्म करना पड़ेगा. What is important? To perform in the match. और परफॉर्मेंस कहां से आएगी, ये प्रैक्टिस से आएगी. कहां से आएगी, प्रैक्टिस से. प्रैक्टिस में क्या करना पड़ेगा, राइटिंग वर्क. आपको इकोनॉमिक्स कितना अच्छा आता है, एसपी कितना अच्छा आता है, वो आपको 95 मार्क्स नहीं देंगे. मेरे स्टूडेंट्स ने एसपी में 99 स्कोर किया आउट ऑफ 100 बीइंग अ थ्योरी सब्जेक्ट. वो सिर्फ समझने पे नहीं आया, लिखने पे आया. आपको लिखना पड़ेगा, इट्स अ थ्योरी पेपर. इको एसपी ओसीएम 3 थ्योरी पेपर है. 3 थ्योरी पेपर में आपको लिखना पड़ेगा. और जब तक राइटिंग वर्क नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, तब तक आपको मार्क्स नहीं आएंगे. सो बिफोर आई स्टार्ट विथ थिंग्स, लेट मी एक्सप्लेन यू द पेपर पैटर्न. लेट मी एक्सप्लेन यू द पेपर पैटर्न ऑफ द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स. नाउ अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जेक्टिव्स. लिखने का काम बाद में करो, पहले सिर्फ देखो. मैं सारा पेपर पैटर्न लिखाता हूं, बाद में तुम राइटिंग वर्क करो. पहला क्वेश्चन आएगा आपको ऑब्जेक्टिव्स का. अगर जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा देयर आर डिफरेंट 8 बिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. नाउ अंडरस्टैंड, यू आर इनटू द न्यू सिलेबस ऑफ स्टेट बोर्ड. यू आर इनटू न्यू सिलेबस ऑफ द स्टेट बोर्ड. The very first batch of your elder brother Arjun Bhaiya, समृद्धि दीदी जो मैंने पढ़ाया था, that were under the old syllabus of the state board. You are part and parcel of the new syllabus. New और old के बीच में difference क्या है? काफी practical based और काफी application based पेपर बना दिए गए हैं. जैसे समृद्धि दीदी अर्जुन भैया के पेपर के वक्त हर चीज रटने के हिसाब से हुआ करता था. जो टेक्स्ट बुक में दिया है उसके पीछे की एक्सरसाइज है, उतने सॉल्व करो, आपको पेपर आ जाएगा. अब यहां ऐसा नहीं है. यहां पे एप्लीकेशन बेस्ड आपको दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा. आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को चेक किया जाएगा. आपके भाई बहनों ने कभी लिखा नहीं है एसपी में, सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखे हैं. आपको केस स्टडी लिखनी है. उन्होंने केस स्टडी सीए फाउंडेशन में सीखा, आपको 11th 12th में सीखना है कि केस स्टडी कैसे लिखते हैं एसपी में. तो पेपर अब काफी एप्लीकेशन बेस्ड बन गए. अब अलग अलग एप्लीकेशन बेस्ड ऑब्जेक्टिव है. तो आपको 8 तरह के बिट आते हैं. कितने बिट आते हैं? 8 डिफरेंट तरह के. कंप्लीट द कोरिलेशन, असर्शन रीजनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द राइट पेयर, फाइंड द ऑड मैन आउट. ऐसे सब चैप्टर्स को मिला के
8 अलग तरह के ऑब्जेक्टिव्स है। कितने तरह के? 8 अलग तरह के ऑब्जेक्टिव्स है, लेकिन फाइनल एग्जाम में से कोई भी 4 आ सकते हैं। फाइनल एग्जाम में अपने को कोई भी 4 आएंगे, इन 8 में से पूछे जाएंगे कोई भी 4, और पहला ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होगा कंपलसरी फॉर 20 मार्क्स। कितने मार्क्स के लिए होगा? 20 मार्क्स, 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव। इसीलिए फेल होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मोरलवार, फेल होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव, 20 मार्क का कॉलेज, 40 मार्क अपने पक्के। फेल होगा क्या कोई? नहीं, तो चिंता मत करो। जब मैं पेपर समझाऊंगा तो आपको एक बात समझ में आएगी कि आपके भाई बहनों का जो पेपर था, इट वॉज मोर ऑब्जेक्टिव एंड थ्योरी बेस्ड, खाली रटने का और लिखने का। जब आपको पेपर पैटर्न समझाया जाएगा तो आपको पता चलेगा 80 मार्क के पेपर में से इक्विवेलेंट 40 मार्क्स का पेपर ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन बेस्ड है, और सिर्फ 40 मार्क का थ्योरी पेपर है, थ्योरेटिकल पार्ट है। 40 भी नहीं, 36 मार्क का सिर्फ 36 मार्क एप्लीकेशन बेस्ड है। पहला क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्टिव, जिसमें 8 तरह के ऑब्जेक्टिव आपको हर पेपर में है। इको में, एसपी में, ओसीएम में, अकाउंट्स में, हर पेपर में 8 बीट्स के ऑब्जेक्टिव है। उसमें से कोई भी 4 बीट के ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाएंगे, जो कि 20 मार्क के लिए आते हैं। बात समझ में आई? हर पेपर में 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव, कोई भी रहो, इरेस्पेक्टिव ऑफ अकाउंट्स। उल्टा मैथ्स में 24 मार्क के एमसीक्यू, पार्ट 1 में 12, पार्ट 2 में 12, और 20 मार्क कॉलेज। यानी फेल तो कोई नहीं होने वाला, फेल तो कोई भी सब्जेक्ट में कोई नहीं होने वाला, खाली ऑब्जेक्टिव भी कर लो तो काफी है। लेकिन हम वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं, सबसे बेहतर प्लेयर बनना चाहते हैं, हमें गेम पता हो गया, गेम के बाउंड्री समझ गए सिलेबस के द्वारा, कोच समझ गया, हम प्लेयर समझ गए, हमारी टीम समझ गई। अब एक ही चीज बाकी है, नियम समझना, रूल्स, जो अभी हम पेपर पैटर्न में समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 बीट आते हैं, ए बीट और बी बीट, जिसमें पहला होता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, पहले वाले सिलेबस में डायरेक्ट टर्म दिया होता है, उसको एक्सप्लेन करो बोलते थे। अभी ये स्किल बेस्ड है, एप्लीकेशन बेस्ड है, यू हैव टू अप्लाई योर माइंड। वहां पे एक ऐसी सिचुएशन दी है, तो उस सिचुएशन को पढ़ के आपको अपना दिमाग अप्लाई करना है, और सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि वो टर्म कौन सा है, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। पहले क्या था, सीधा टर्म था, उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। अब पहले तो तुमको टर्म आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और फिर उसका एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। दिस इज हाउ द न्यू पैटर्न इज डिफरेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब 8 बीट है, 8 बीट में से कोई भी 4 बीट पूछ सकते हैं। अब आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई कर बाद में एक्सप्लेन करना है। ये हो गया आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। ये आता है 6 मार्क के लिए। कितने मार्क के लिए आता है? 6 मार्क। यहां पे आपको 5 दिए जाएंगे क्वेश्चन, उसमें से आपको कोई भी 3 लिखना है। आपको दिए जाएंगे 5 क्वेश्चन, उसमें से कोई भी 3 क्वेश्चंस लिखना है। फिर इसके बाद आता है, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन। स्कूल में लिखा है डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंशिएट करिए। ये भी आएगा आपको 6 मार्क के लिए, 3 आउट ऑफ 5। 3 आउट ऑफ 5 यानी 5 डिफरेंशिएशन होंगे, उसमें से कोई भी 3 डिफरेंशिएशन आपको लिखना है 6 मार्क के लिए। 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स, 6 मार्क के डिफरेंशिएशन और 6 मार्क के आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। समझ रहे पेपर पैटर्न, रूल समझ रहे पेपर के? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। रूल समझना बहुत जरूरी है। जैसे अकाउंट में 10 चैप्टर है, लेकिन पीछे से हर चैप्टर को एक ऑप्शन है, हर चैप्टर को एक ऑप्शन है। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज को इश्यू ऑफ शेयर ऑप्शन है। तो जब तक रूल नहीं समझ में आएंगे तो कौन से, मतलब जैसे अभी हर एक चैप्टर एक तरह का बॉल है, तो अगर शॉर्ट बॉल बिल ऑफ एक्सचेंज है और यॉर्कर बॉल अगर इश्यू ऑफ शेयर है, तो यॉर्कर खेलना है या शॉर्ट बॉल खेलना है, ये पता होना चाहिए। तो इसीलिए बोल रहा हूं, पढ़ने का तरीका ऐसे ही रहेगा हर सब्जेक्ट में। सिलेबस समझना, गेम को समझना, रूल को समझना और अल्टीमेटली इसके हिसाब से प्रैक्टिस करना। इतना चीजें डिसिप्लिन से करो, आपको दुनिया की कोई भी ताकत 90% के नीचे नहीं रख सकती। 40 मार्क तो पक्के है। लेने कितने अपने को मेहनत? 50% के लिए, और वो लेना कोई डिफिकल्ट नहीं अगर आप डिसिप्लिन से चीजें करो। डे 1 से आदत रहना चाहिए, मेरे को एक्सरसाइज लिखना है,
तो मेरे थ्योरी पेपर में आप 90 के नीचे किसी भी जन्म में नहीं रहोगे। आपको कंसिस्टेंटली राइटिंग की प्रैक्टिस रखनी है। नहीं तो स्कूल में जैसे टीचर बोलता था होमवर्क करा, फिर होमवर्क नहीं किया, फिर उसकी शिक्षा देने का, अभी स्कूल में नहीं हो, पहली में नहीं, 1 और 1 11, 11वीं कक्षा में आ गए हो तुम। कौन सी कक्षा में आए हो? 11वीं, पहले में नहीं हो। तो गाड़ी के ऊपर वेफर, गाड़ी के अंदर वेफर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, 11वीं में हो, वेफर ऊपर लाने का, खाने का, डकारने का। तो डोंट बी लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड, बिहेव लाइक एन 11th स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 2, पहला है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, सेकंड है डिस्टिंग्विश। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग। आंसर द फॉलोइंग, ठीक है, आंसर द फॉलोइंग। 3/5 यानी पूछे जाएंगे 5, उसमें से अपने को लिखना है 3। ये होंगे 12 मार्क्स के लिए। कितने मार्क के लिए होंगे? 12 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4, अग्री और डिसअग्री। आपने स्कूल में गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऐसा पढ़ा होगा, उसको थोड़ा चेंज किया, अग्री और डिसअग्री। फिर से वही, ये आएंगे 12 मार्क के लिए, 3/5, 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग। ये पूरा नया पैटर्न में आया है, दिस इज समथिंग कमिंग इन द न्यू पैटर्न, ध्यान दो। इसके पहले जब मैंने इनके भैया को, दीदी को, जब मैंने थ्योरी पढ़ाई है, तो उसके ऊपर सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस थे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे। ऑब्जेक्टिव्स एप्लीकेशन बेस्ड है। असर्शन रीजनिंग में आपको 2 स्टेटमेंट देंगे, पहला स्टेटमेंट ट्रू है या दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट ट्रू है, पहला स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है तो क्या सेकंड स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट का सही मतलब है, या पहला स्टेटमेंट सही है तो वो दूसरे स्टेटमेंट का कुछ उसका रेलेवेंस नहीं है। इस तरह के असर्शन रीजनिंग, यानी इसके लिए दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ ट्रू और फॉल्स नहीं लिखने का। 2 स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। अगर ट्रू या फॉल्स है तो दोनों में कुछ संबंध है क्या? तो पहला ट्रू है तो उसकी रीजनिंग सेकंड है क्या? अगर सेकंड ट्रू है तो उसकी रीजनिंग पहली है क्या? या दोनों में कोई संबंध नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है। सीधा ट्रू फॉल्स लिखने का काम नहीं है, जिसे हम कहेंगे असर्शन एंड रीजनिंग। सो इट इज एप्लीकेशन बेस्ड। एक्सप्लेन द कंसेप्ट, कंसेप्ट दिया, लिखना, ऐसा था। अब क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, फिर एक्सप्लेन करना है। इसके पहले मैंने ग्राफ सिखाता था, सब दिखाता था, न्यूमेरिकल सिखाए जाते थे, लेकिन उसको कभी पूछा ही नहीं जाता था क्योंकि थियोरेटिकल पेपर था। अब जब मैं आपको 12th स्टैंडर्ड में इलास्टिसिटी एक चैप्टर सिखाऊंगा, उसके टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी के डायग्राम्स होते हैं। अब बाकायदा ग्राफ देखकर, ग्राफ के द्वारा अपने को इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि ये दिया गया ग्राफ किस तरह की इलास्टिसिटी को दर्शाता है। 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो वहां पे आपको जो चीज आज तक नहीं हुई वो हो रही है। जैसे आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा 12th स्टैंडर्ड में नेशनल इनकम। बहुत लोगों को लग रहा है कि नया सिलेबस बहुत इजी है, आपके साथ जो पढ़ रहे हैं, जो खाली अकाउंट विकाउंट पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, सब रोएंगे। आपको मालूमात नहीं होगी, इस क्वेश्चन में 2 बीट में से 1 बीट आता है, जहां 1 बीट में पैराग्राफ दिया जाएगा। जैसे सीन अनसीन पैसेजेस देखते हो ना इंग्लिश में, वैसे इकोनॉमिक्स में पैसेजेस है, और उन पैसेजेस के बेसिस पे आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। 4 मार्क के। और ये इंग्लिश जैसे नहीं रहेंगे पैसेजेस, ये इकोनॉमिक टर्म्स के पैसेजेस रहेंगे, जिसको पढ़ना समझने के लिए दिमाग लगता है, और वो तभी हो पाएगा जब आप सब्जेक्ट पढ़ोगे। अब जैसे नेशनल इनकम के ऊपर पैसेज है और उसके आधार पे आंसर लिखना है, वो वही स्टूडेंट लिख पाएगा जिसको नेशनल इनकम कंसेप्चुअली समझ में आएगा। उसके लिए कोच जरूरी है, कोच का होना जरूरी है। आपको थ्योरी दी गई है, लेकिन उसके बेसिस पे केस स्टडी लिखना है एसपी में, कोच समझाने वाला जरूरी है। जब को केस समझेगा तो केस स्टडी लिख सकते हो। केस समझने के लिए कंसेप्ट समझना पड़ेगा, सिर्फ थ्योरी को इंग्लिश में हिंदी करके चलता नहीं। सॉल्व द फॉलोइंग सिर्फ उसी को समझ में आएगा जो कंसेप्चुअली क्लियर है, जो मेरी क्लास में बैठा है। इसलिए मैंने कहा तुम कितना भी सिर पटक लो, मुझे मालूम है 12th में यही आना पड़ता है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को तभी अटेम्प्ट किया जा सकता है। पहले वाले सिस्टम में ठीक था, इनके दीदी भैया थे तब तो और भी ठीक था। परभनी में कोई भी कैसे भी कुछ भी पढ़ाओ, कुछ भी नहीं, खाली उसको रटना है और क्वेश्चन लिखना है। अब यार रटने का कोई फंडा ही नहीं ना।
पैसेजेस सारे अनसीन है, मतलब कौन सा पैसेज आएगा इसकी गारंटी नहीं है। जो आप पढ़ रहे हो उसके अलावा कोई तीसरा पैसेज आएगा, उसको इंटरप्रेट करने के लिए आपको वो कंसेप्ट क्लियर होने पड़ेंगे। नेशनल इनकम में जो पैसेज है वो पैसेज नहीं आएगा, वैसा कुछ आ सकता है। जैसे कि अभी जो 12th स्टैंडर्ड का जो पेपर हुआ, ये न्यू बोर्ड के न्यू सिलेबस का पहला पेपर था जो बाहर आया। इसके पहले वाले में बोर्ड कैंसिल हो गई, उनको ऑटोमेटिक प्रोमोट कर दिया गया। लेकिन ये वाला जैसे आप 9वीं में 10वीं प्रोमोट होके आए हो 9 to 10th वैसे, लेकिन ये जो बैच आपकी सीनियर हुई थी, ये पहला पेपर था बोर्ड का जो न्यू सिलेबस में बाहर आया है। तेजस सर बस। और आपको बात बता दूं, उस पेपर से ये कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूं, नथिंग इज डिफाइंड। उन्होंने अपने वर्कशॉप के अंदर चैप्टर वाइज वेटेज दिया था, जहां पे एक स्टैटिस्टिक्स का इंडेक्स नंबर चैप्टर आता है दोस्तों, उसका वेटेज 10 मार्क है। बोर्ड पेपर में 20 मार्क के क्वेश्चन पूछे उसके ऊपर। क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, नॉर्मली टेक्स्ट बुक के बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आता। तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट जो स्टूडेंट रहेंगे कि थ्योरी पढ़ना जरूरी नहीं, ऐसे डूबेंगे कि बस बोलने की जरूरत नहीं। इसीलिए बोलना आसान है, इसलिए मैंने क्या कहा, फैक्ट्स पे बात करो। अगर ऑल सब्जेक्ट है तो रिजल्ट बताइए सब्जेक्ट वाइज, मुझे मालूम है क्या रिजल्ट है, नहीं है रिजल्ट, क्योंकि फैक्चुअल स्टडी इतना कंसेप्चुअल जाकर अभी तक कोई नहीं, सब्जेक्ट को ही इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहा, तो कंसेप्चुअल लेकर इन सब चीजों की क्लैरिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना सॉल्व द फॉलोइंग। जो 3 आएंगे इसमें से आपको 2 सॉल्व करने हैं 8 मार्क के लिए। कितने मार्क के लिए? 8 मार्क। अभी आज 1 अगस्त से आज मैंने नई 12th स्टैंडर्ड के एक और बैच स्टार्ट किए, जहाँ पे 8 लोग आ रहे हैं। उन लोग को सुबह पेपर पैटर्न पढ़ाया, 11th पढ़ लिए, 12th पढ़ लिए, कहाँ जाते क्या जाते मैं अब नाम नहीं लूंगा, समझ लो कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना। आज मैंने उनकी पहली क्लास ली सुबह इकोनॉमिक्स की। आज 11th पढ़ने के बाद, 12th पढ़ने के बाद, 12th में 6-8 महीने होने के बाद, आधा सिलेबस होने के बाद, आज जब मेरे 12th की पहली क्लास में बैठे हैं, उनको आज पहली बार पता चला कि पेपर पैटर्न क्या है। ऐसे तो वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। दिस आर रियलिटी फैक्ट्स। मैं खुद का कौतुक नहीं करता, लेकिन जो फैक्ट है वो बताता हूं। These are facts you should understand if you are serious about your career and if you are serious about the World Cup. Solve the following में 3 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं 8 मार्क के लिए। और फाइनली क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इन डिटेल, प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन, आंसर इन डिटेल। अब किसी को लगता है मैं याद करके कर लूंगा, भाई साहब ये 8 मार्क के लिए 4 पेज लिखने पड़ते। कितने? 4 पेज। 4 पेज लिखे तो 8 मार्क मिलते हैं, नहीं तो 4, 5, 3, 2 ऐसे मार्क दिए जाते हैं। अब मुझे बोलो 4-4 पेज का आंसर याद होता है क्या? सर हमको 2 पॉइंट ही याद नहीं थे, तुम कहां 4 पेज की बात कर रहे हो? तो यही ताकत होती है कंसेप्चुअल लर्निंग की। जब स्टूडेंट कंसेप्चुअली क्लियर है तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है, पेन अपने आप चलने लगता है, पेन अपने आप चलने लगेगा। आपको कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2-2, 3-3, 4-4 पन्ने के आंसर आप अपने आप लिखोगे। कैसे लिखोगे? तो वो तो प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तब समझेगा। अब कल से जब मैं एक्सरसाइज लिखाऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा पेन कैसे चलती है। बाय द एंड ऑफ 11th तुम खुद समझ जाओगे कि पेन कैसे चलानी है। सो 11th इज ऑल अबाउट लर्निंग, इनकलकेट एंड यूज दिस टाइम टू लर्न। और प्रैक्टिस कैसे करना है ये समझो, क्योंकि नेट में तुम पहली बार आ रहे हो। 12th में तुम रेगुलर हो जाओगे। रेगुलर होने के बाद जरूरत नहीं, ऐसी बात नहीं, विराट कोहली कितना भी बड़ा प्लेयर हो लेकिन आज भी नेट में प्रैक्टिस करता है। बात समझ में आ रही सबको? ये है हमारा पेपर पैटर्न। यहां पर 16 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है। पेपर पैटर्न लिख लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट में लिख लो फटाफट। लिखते लिखते कुछ पॉइंट्स बताता हूं, पॉइंट्स भी ध्यान दो। अगर आप पेपर को गौर करो विद ऑप्शंस के साथ, देखो मैं जो बात बोल रहा हूं वो भी सुनते रहो। दोस्तों अपना पेपर होता है 100 मार्क का। कितने मार्क का? 100 का बाइफर्केशन कैसा है? 20 मार्क्स कॉलेज के पास प्रैक्टिकल, 80 मार्क का पेपर आता है। अपने को लिखना पेपर 80 मार्क का है, लेकिन क्वेश्चन पेपर
विथ ऑप्शन आता है 116 मार्क का। कितने मार्क का आता है भाई? 116, जहां पे 3 आउट ऑफ 5, 2 आउट ऑफ 3, अगर इन सबको इंक्लूड करें तो कितने मार्क का पेपर आपका आता है? 116। उसमें से कितने मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना है? 80 मार्क का। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, जो कि है ऑब्जेक्टिव, यानी 20 मार्क, बरोबर। तो 80 में से 20 गए तो कितने बचे? 60। और 116 में से 20 गए तो कितने बचे? 96। यानी बचे हुए 60 मार्क के पेपर लिखने के लिए आपको कितने मार्क के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं? 96 मार्क के। यानी 36 मार्क्स के क्वेश्चन आपको ऑप्शनल में मिलते हैं, चॉइस करने के लिए। क्या मिलते हैं? चॉइस करने के लिए। 96 मार्क्स के बचे हुए पेपर में से हमें सिर्फ 60 मार्क का पेपर लिखना है। कितने मार्क का पेपर लिखना है? 60। ये सब चीजें लिख के रखो। पेपर विद ऑप्शन कम्स फॉर 116 मार्क्स। कितने मार्क का क्वेश्चन पेपर आता है? 116। उसमें से लिखना कितने मार्क का पेपर है? 80। 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव, यानी बचे हुए 60 मार्क्स का पेपर लिखने के लिए अपने को कितने मार्क्स होते हैं? 96 मार्क्स। लेकिन मैं आपको इस हिसाब से ट्रेन कराऊंगा, एंड आई प्रॉमिस यू, क्लास में हर बच्चे को प्रॉमिस करता, आप रेगुलर रहो, क्लास करो, प्रैक्टिस करो, क्लास मिस मत करो पाटिल, कुछ भी करो, क्लासला छुट्टी नाही मारायची, इथं रेगुलर, बाकी नंतर तुम फिर करो, कुछ भी करो. मस्त झाला फोटो डुब्बेवार. नाइस. क्या था वो स्टेटस क्या था? नहीं, स्कॉटिश अकेडमी नहीं, त्याच्या खाली काय होतं ते कॅप्शन क्या था? क्या था? काय होतं ते? वाच ना, कॅप्शन काय होता? वाच लवकर तेजस. थँक्यू.